गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, रेजोनेंस फिजिक्स फैकल्टी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 का नेट का जो पेपर था आज। और यह पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, जैसा आप सभी लोगों को पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं N2 कोड का डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन सब में सेम थे, बट ऑफ सीक्वेंस थोड़ी सी अलग है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो 21 क्वेश्चन नंबर है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अब देखिए, ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी काफी आए हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर प्लेनेट हुज रेडियस इज 4 टाइम। तो जो सेकंड प्लेनेट है उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स दे रखी है, तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स होगी, एस्केप वेलोसिटी ये निकालना है। तो देखिए, और दूसरे प्लेनेट का जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी विल बी सेम, सेम मास डेंसिटी दे रखी है। हमारी अर्थ और दूसरे प्लेनेट जिसकी बात हो रही है उसकी डेंसिटी सेम है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, अर्थ का हम स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मानते हैं और स्पीयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब यहां डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल रेडियस ही वेरिएबल है। एक आर यहां से कटेगा तो अंडर रूट में आर स्क्वायर बचेगा ना, और उसका अंडर रूट लेंगे तो आर बचेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस को हमने 4 टाइम किया, तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम हो जाएगी। तो आंसर विल बी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में कहूंगा। अपन इसको अगर कैटेगराइज करें तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर एट ऑपरेट टू टर्बाइन। देखिए, अब टर्बाइन हाइड्रोलिक पावर प्लांट पर बेस ये क्वेश्चन है। और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है, एक सर्टेन हाइट से हम पानी को गिराते हैं एक टर्बाइन पर, तो पानी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टर्बाइन की रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और टर्बाइन जुड़ा रहता है जनरेटर से, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। तो इस बेसिक कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। अब पानी के नीचे गिरने से पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो हमें एनर्जी गेन हुई। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में यह है, इसकी पावर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, एनर्जी की पावर क्या होगी, mgh डिवाइडेड बाई 2। अब m डिवाइडेड बाई टाइम, ये 15 kg पर सेकेंड जो है मास पर यूनिट सेकेंड है। तो ये हमें मास डिवाइडेड बाई टाइम दे रखा है। g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी g 10 कंसीडर करें। और हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, इससे ये हमारे पास पावर आ गई। ये इनपुट पावर है और हमें क्वेश्चन में आउटपुट पावर निकालनी है। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। यह क्वेश्चन में कहा है कि यह जो एनर्जी में पानी के नीचे गिरने से जो हमें एनर्जी गेन होती है, इसका 10% पार्ट जो है एनर्जी में लॉस हो जाता है। जो लॉस है वो 10% लॉस है जो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो जो पावर आउटपुट आएगी, इस 10% अगर लॉस हुआ है तो 90% आउटपुट पावर होगी। तो आउटपुट पावर किसकी इक्वल होगी, आउटपुट पावर इनपुट पावर का 90% है, 90% ऑफ इनपुट पावर, राइट। और इनपुट पावर ये निकाल ली, 90% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.9 इंटू इनपुट पावर। और इनपुट पावर हमारे पास यहां हाई से ही, इसको रखकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैपेसिटर connected this displacement current
देखिए ये एक टर्म होती है, एक होता है हमारा नॉर्मल करंट जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, और उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। और मेरे जहाँ तक इंफॉर्मेशन में 4-5 साल में ये अभी पहली बार क्वेश्चन आया है नीट के एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट पर बेस। लेकिन इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम नॉर्मल करंट मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैपेसिटर में वोल्टेज का, जो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज होता है उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू वी है ना। अब इसमें क्वेश्चन में जो वोल्टेज लगा रखा है कैपेसिटर के अक्रॉस ये वेरिएबल है, तो चार्ज वेरिएबल होगा कैपेसिटर में जो स्टोर हो रहा है, और चार्ज के चेंज होने की रेट को ही हम करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, dq बाई dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। अब इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने यहां पर चार्ज की वैल्यू रख दी C इंटू वी, वी की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इसमें T के अलावा सब कांस्टेंट है, तो C और V नॉट कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे विदाउट एनी चेंज। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने इसका डिफरेंशिएशन किया कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां इस ओमेगा टी का चेन रूल लगाकर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा के इक्वल। तो अपना आंसर क्या है इसमें, कॉस वाली टर्म में यह आंसर हो गया इसका फोर्थ आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आसान प्रॉब्लम ये भी। अब देखिए एक फ्रेगमेंट है हमारे पास एक्स एलिमेंट, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ये एक्स एलिमेंट जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होता है। इसका एटॉमिक मास नंबर 240 गिवन है, और ये जो दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है इसका एटॉमिक मास नंबर दोनों का 120 है। अब लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियस। अनफ्रेगमेंट जिसको ये जो था इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है 7.6, और ये जो Y वाला न्यूक्लियस है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 है। अब देखो ये 7.6 इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और ये जो एटॉमिक मास नंबर होता है यही नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें इस X के न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी 240 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी ना, तो एक्चुअली में जो रिएक्टेंस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी यह है, इसको हम इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं, B1 के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। और जो हमारे फ्रेगमेंट्स बने इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 दे रखी है, और Y में नंबर ऑफ न्यूक्लियन 120 है, तो Y के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ये होगी। और Y के दोनों न्यूक्लियस आइडेंटिकल हैं, तो राइट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से आएगी, ये राइट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हमसे पूछा है टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो देखो X से जब Y में डीके हुआ ना इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है, और बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा आंसर क्या होगा, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल B2 माइनस B1। बस इन दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 216। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो टोटल एनर्जी घटेगी, और टोटल एनर्जी घटने का मतलब है इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है, उसी तरह की एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। क्लियर। अब देखिए हमें यहां पर 4 रेजिस्टेंस वायर दे रखे हैं आइडेंटिकल, ये 4 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल, लेंथ बराबर, एरिया बराबर, मटेरियल बराबर, तो मैं ये कह सकता हूं हर वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा,
और वो सेम रेजिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया है कि आर के इक्वल है। अब ये शुरू में चारों वायर अगर सीरीज में हमने चारों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 0.25 गिवन है। क्लियर? सब आर आर के इक्वल है। अब देखो चारों रेजिस्टेंस आर के इक्वल हैं, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होगा इसको हम r/4 भी लिख सकते हैं ना, और r/4 0.25 के इक्वल है, तो यहां से एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम। ये हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना, सॉरी 1 ओम आएगा आई थिंक, कैलकुलेशन करो ठीक से। यहां 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो r इज इक्वल टू 1 आएगा। ये एक सिंगल वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम आया। अब सेकंड केस में हमें कहा है कि ऐसे ये चारों वायर, पहले केस में तो पैरेलल में जोड़ रखे थे, अब चारों वायर को सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम ऑफ r, दैट इज 4 into 1। तो ये अपना आंसर 4 ओम के इक्वल। क्लियर है? तो 4 ओम इस तरह से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्प्रिंग मास पेंडुलम का क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो स्प्रिंग मास पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, m/k। ठीक है, मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर? और मास क्वेश्चन में गिवन है, और k इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर kx, और इस स्प्रिंग पर हमने इतना फोर्स लगाने पर इतना एक्सपांशन हुआ, तो 10 इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब x से यहां सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 5 डिवाइडेड बाई 100, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब ये k की वैल्यू यहां रखकर आंसर निकाल सकते हैं हम। मास क्वेश्चन में 2 kg है, तो ये आंसर कितना आया, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 10। अब देखो पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.24 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू, यह आंसर हो जाएगा 0.624, 0.628 आएगा। ठीक है, तो 0.628 अपना आंसर हो गया, इसको टिक कर देते। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th। टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर आर कनेक्टेड बाई, देन द रेशियो ऑफ, देखो अगर दो कंडक्टर को हम आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ें, कंडक्टिंग वायर से जोड़ने पर इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो रेडियस की रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, यह आंसर आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन जैसे बनता है, चार्ज का रेशियो निकालना होता वायर से जोड़ने के बाद, तो चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर चार्ज का रेशियो पूछा होता तो वो रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता, चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रेशियो में, रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होती है। सॉरी, ओके क्लियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 से फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ इंसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, और जैसे देखिए
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ, दो कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा है। यहां पर एक मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना, और इन बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस वर्क फंक्शन होता है, ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब इनडायरेक्टली हमें वर्क फंक्शन 0 दे रखा है, ये आइंस्टीन इक्वेशन कहलाती है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके फोटोनों की एनर्जी। तो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसके फोटोनों की एनर्जी Sc/λ होगी माइनस वर्क फंक्शन 0। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने ये निकाल ली। अब मुझे एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो ये तो जो लैम्डा क्या है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ है, और लैम्डा डी जो है इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन मोमेंटम होता है ना, और मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, H अपॉन मोमेंटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला है, अब देखो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला ये है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इससे लैम्डा डी क्या आ जाएगा, लैम्डा डी H अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को ये लिख दिया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी आई थी आइंस्टीन इक्वेशन से, Hc अपॉन लैम्डा, ये काइनेटिक एनर्जी आई थी ना। अब इसका आंसर निकालने के लिए देखो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में कहीं भी हमें अंडर रूट में आंसर नहीं दे रखा, तो अंडर रूट हटाने के लिए पहले इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आया समझ में। अब इसमें एक H कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये H से H कैंसिल कर दो और लैम्डा निकाल लो, बस उस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है लैम्डा के फॉर्मेट में 2mc अपॉन नहीं हाँ अपॉन H इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। तो आंसर इस फॉर्मेट में दे रखा है, क्लियर। देखो मैं वापस उस पेज पर आता हूं, ये हमारा एक्सप्रेशन था H अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन मोमेंटम होती है, मोमेंटम को हमने यहां लिखा H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां से Sc अपॉन लैम्डा रख दी। अब इस इक्वेशन को दो स्क्वायर करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आंसर आ जाएगा जो सेकंड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, अपन जो कोड डिस्कस कर रहे हैं N2 कोड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहां पर ये मैच द कॉलम, इस बार पहली बार ऐसे क्वेश्चन आए होंगे मैच द कॉलम के, दो क्वेश्चन इस तरह के कंसेप्ट पर थे मैच द कॉलम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना है, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लें। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या होता है, जैसे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होने का मतलब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही उनको चलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, उस कारण से वो ड्रिफ्ट होते हैं। तो कोई भी जैसे कॉलिजन हुआ, दो पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होने पर उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है 0 से एक सर्टेन वैल्यू तक। तो अब हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE डिवाइडेड बाय मास, यही होगा ना एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। अब यहां पर Q जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल e के सिंबल से डिनोट करेंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की जगह ये लिख दें।
अब देखो टाइम की जगह हम एवरेज टाइम लिखते हैं। कॉलिजन के बीच में बहुत सारे कॉलिजन होते हैं, हर कॉलिजन के बीच में टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, और जो एवरेज टाइम इंटर होता है, एवरेज टाइम इंटरवल, उसको टाउ के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम टी की जगह लेंगे यहां। तो ये आंसर जो पहला पार्ट था इधर पी ए वाला ऑप्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर ये होगा, और ये आर में मैच कर रहा है, तो इस पहले वाले ऑप्शन का आंसर है आर। फर्स्ट का आंसर क्या आया? आर। अब सेकंड ऑप्शन पर हम आते हैं, रिलैक्सेशन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का आंसर निकालना है हमें। क्लियर? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे, ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे अब देखो मैं डिराइव कर देता हूं। ठीक है, ओम्स लॉ ये है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी को लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, रजिस्टेंस का फॉर्मूला यह है। अब यहाँ एक एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो रेसिस्टिविटी और करंट डिवाइडेड बाय एरिया करंट डेंसिटी कहलाता है, जे के सिंबल से डिनोट करेंगे, और यहां से रेसिस्टिविटी का आंसर आ गया। क्लियर? ई बाई जे। तो रेसिस्टिविटी वाला आंसर मिल गया। देखिए अब यहां ए का आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, रेसिस्टिविटी का आंसर एस आया। अब आप चार ऑप्शन में देखो, जो जरूरी नहीं होता है कि हम सारे कॉलम ही मैच करें। जैसे ए ऑप्शन का आंसर आर कौन कौन से ऑप्शन में? पहले में है, दूसरे में, फोर्थ में है, और थर्ड में भी है, सब में। तो अब इससे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन बी ऑप्शन का आंसर एस इस पहले में है, इसमें नहीं है, तो यह आंसर गलत हो गया। और इसमें भी नहीं है, तो यह आंसर गलत हो गया। अभी लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में से एक आंसर सही होगा, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब और आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम देखें या करंट डेंसिटी का आंसर, कुछ भी देख सकते हैं। देखो रिलैक्सेशन टाइम का आंसर निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन करंट डेंसिटी का आंसर निकालना बहुत आसान है। तो पहले ये आंसर चेक कर रहे हैं, और ये आंसर मिलने के बाद इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें टाइम, क्योंकि दो ऑप्शन में यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं करंट डेंसिटी का आंसर बता रहा हूं। अब देखो सॉरी, ये करंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब करंट डिवाइडेड बाय एरिया करंट डेंसिटी होगा ना, तो करंट डेंसिटी का आंसर ये आ गया। बस इससे पता लग जाएगा हमारा आंसर कौन सा सही है। तो हमें सी आंसर को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को, जैसे अपन को टाइम निकालना है कि कैसे निकालेंगे रिलैक्सेशन टाइम, तो उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन है ना, उस डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं डेरिवेशन रिलैक्सेशन टाइम के लिए। देखो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला ये होगा, टाउ बराबर लैम्डा का मतलब होता है मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ का मतलब होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे हमने लिखी है। अब इसको लैम्डा को कैसे निकालेंगे? लैम्डा डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखा था? एक्सेलेरेशन इनटू टाइम लिखा था, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम लिखा था ना ये फॉर्मूला। और एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है एक्सेलेरेशन को। अब यहां पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आई, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिख देंगे, और लैम्डा हम मोशन की सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लैम्डा हम मोशन की सेकंड इक्वेशन से निकाल, और या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई हमारे पास। देखो अब नेक्स्ट,
मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाना था मुझे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से आ गई, लैम्डा हम यहां से निकाल लेंगे। लैम्डा को निकालने के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, एक तो इससे लैम्डा निकाला जा सकता है। अब लैम्डा इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलेरेशन हमें नॉन है ही, ये आ जाएगा यहां से एक्सेलेरेशन। और यहां जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसका एक्सप्रेशन हम यहां से भी लिख सकते हैं करंट वाली इस इक्वेशन से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, I अपॉन NAE, ये रख लेंगे। और इन दोनों का रेशियो निकालकर फिर हम वो एक्सप्रेशन यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। पोलर molecules are the molecules acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसमें चार्ज मूव नहीं करते हैं। जो अलग अलग मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और पूरे मटेरियल का एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो कहलाते हैं जिसमें एक सिंगल अकेला आइसोलेटेड मॉलिक्यूल होगा, उसका एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे एग्जांपल, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl में क्या होता है, H पर तो पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। तो एक तरफ ये पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, क्योंकि हम डाइपोल में जानते हैं ना, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं जिनका साइन अपोजिट होता है, उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड पर बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं। मुझे यहां एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान के चलेंगे इसको, और इस वायर के पैरेलली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, इस लाइन के अलोंग पैरेलल मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। वो मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस वायर में करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से। जैसे करंट इधर की तरफ फ्लो रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में हम राइट हैंड के थंब को रखेंगे और यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आउटवर्ड आएगा। जहां इलेक्ट्रॉन है यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इधर है। देखो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अब यहां थीटा जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, वो 90 डिग्री दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज E, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां से निकाल ही लिया, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी बट है आसान। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे। और हमें क्वेश्चन में करंट वगैरह दे ही रखा है, करंट 5 एम्पियर दे रखा है और वेलोसिटी 10⁵ और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो ये 20 सेंटीमीटर को तो अपन क्या करेंगे, 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। करंट आपको डायरेक्ट दे ही रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, लिखकर सॉल्व कर लेंगे। रही बात म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4π इंटू 10⁻⁷ होती है। अब ये रखकर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत
आसान क्वेश्चन स्क्रू गेज पर, वैसे हालांकि नीट के एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था उसी पैटर्न पर, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। देखो स्क्रू गेज में एक कंसेप्ट होता है लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का, एलसी का मतलब लीस्ट काउंट, पी फॉर पिच और एन फॉर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखो यहां पिच हमें 1 mm दे रखा है, जो मेन स्केल है ना उस पर एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, वो पिच है। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज गिवन, कितने सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो ये लीस्ट काउंट आ गया। अब स्क्रू गेज से जो भी रीडिंग हम मेजर करते हैं ना, उस रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो भी थिकनेस वगैरह हमें मेजर करनी है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग एमएसआर का, सीएसआर सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है मेन स्केल की रीडिंग 0 है प्लस, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है 52 डिवीजन, और लीस्ट काउंट अपन का आया 0.01, तो आंसर क्या हो गया 0.52 mm आंसर। लेकिन ये आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत, तो सेंटीमीटर में अपना आंसर ये थर्ड हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर थर्ड होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसका थर्ड आंसर होगा, यहां गलत लिख रखा है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फोर्थ आंसर नहीं है, इसका आंसर थर्ड आ रहा है अपने 0.052 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये यूनिट डायमेंशन का इस बार 2 क्वेश्चन आए इससे, और एक स्क्रू गेज का भी इसी का पार्ट क्वेश्चन कहला जाता है, तो इसका अच्छा खासा वेटेज इस बार देखने को मिला है। फोर्स, एक्सेलेरेशन, टाइम आर चोजन एट फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड अब देखो ई सिंबल का मतलब एनर्जी है, मुझे एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है और फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, एक्सेलेरेशन और टाइम हमें कंसीडर करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में इस फोर्स, एक्सेलेरेशन और टाइम की क्या पावर होगी एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एनर्जी, अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है mL2T-2, एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क के बराबर, और प्रपोर्शनिटी की जगह तो इक्वल का साइन ले लेते हैं डायमेंशन के लिए। और यहां जो फोर्स है इसकी डायमेंशन क्या होगी mL_T-2। अब कैपिटल ए एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है L_T-2, क्लियर, और कैपिटल टी टाइम है, उसकी डायमेंशन टी होती है पावर सी। अब देखो एबीसी की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन बन भी जाएगी। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मास की डायमेंशन को अलग से हम बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले मास की डायमेंशन को कंपेयर कर रहा हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड में मास की डायमेंशन 1 है, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और राइट हैंड साइड में मास यहां आ रहा है ना, लेकिन इसकी पावर ए है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से एल की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, एल की इधर 2, आया समझ में, यहां एल की डायमेंशन ए है, यहां एल की डायमेंशन बी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। अब ए की वैल्यू अगर 1 इसमें रखकर सॉल्व करूंगा तो बी बराबर 1 आ रहा है। अब टी की पावर को, टी की डायमेंशन को कंपेयर कर लेते हैं, आया समझ में, टी की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से सी की, ए और बी की वैल्यू 1 1 रखकर सॉल्व करूंगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, इससे ये +2,
ये सी की डायमेंशन +2i। तो अब हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, एनर्जी बराबर फोर्स की डायमेंशन ai और एक्सेलेरेशन की भी 1 है और टी की क्या है 2 है, तो ये अपना आंसर होगा। अब ये चेक कर लो फर्स्ट आंसर में क्या, फर्स्ट में है 19 नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर बराबर एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन, टी टाइम, और ई का मतलब है एक सिंगल फोटोन की एनर्जी। अब मुझे ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये होता है लैम्डा, मुझे क्वेश्चन में 600 नैनोमीटर दे रखा है, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर इसको लिखेंगे तो 6000 आ जाएगा ना। और यहां एनर्जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, इसमें लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में रखते हैं तो एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, लेकिन क्वेश्चन में जो पावर दे रखी है ना वो वाट मतलब जूल पर सेकंड में दे रखी है, तो यही गलती नहीं करनी है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में जरूर कन्वर्ट करना है, उसके बाद रखना है। ये मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, यहां तो ये 3 जीरो हटाकर यहां पॉइंट लगा दिया तो ये अपना पास आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आई। अब देखो इसमें फोटोन की एनर्जी नॉन है ये वाली, ये सारी वैल्यू इस जगह पर रखेंगे, और पावर क्वेश्चन में दे रखी है तो n/t यहां से निकाल लेंगे, वो अपना आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 35। नाउ देखो जीना डायोड, हम जानते हैं ना जब किसी डायोड को रिवर्स बाइसिंग में जोड़ते हैं तो रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के करस्पॉन्डिंग इसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और इस कंसेप्ट पर बेस्ड डायोड को जीनर डायोड कहते हैं। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है, और इस जीनर डायोड में जब ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो उस समय जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम इनपुट का वोल्टेज बढ़ाएंगे भी सही ना तो जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका यूज हम जो है स्टेबलाइजर के रूप में यूज करते हैं। हमारे घरों में स्टेबलाइजर होते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन जैसे हमारे जो कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं एसी वगैरह, इनको एक रेगुलर वोल्टेज चाहिए होता है, न ज़्यादा कम वोल्टेज हो न ज़्यादा वोल्टेज हो। बहुत हाई वोल्टेज होने पर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज डैमेज हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, और स्टेबलाइजर इस जीनर डायोड से ही बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया इस तरह से हमारा, जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, जीनर डायोड को रिवर्स बाइसिंग में जोड़ा जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर मतलब स्टेबलाइजर के रूप में। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात आते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन 0.1 से 0.3 वोल्ट के बीच में होता है। अब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये डिप्लेशन रीजन बनती है ना जब पीएन और एन सेमीकंडक्टर को पास पास लाते हैं, तो इस डिप्लेशन लेयर में यहां पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है, यहां नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब देखो ये पोटेंशियल बैरियर होता कितना है, ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो होती है ना, यह जर्मेनियम वाले सेमीकंडक्टर के लिए तो 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। अब इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है
कि पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन, इसने सेमीकंडक्टर कौन सा है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसके बारे में तो दिया ही नहीं। तो इसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा सही है। तो सेकंड वाला भी आंसर सही है, क्योंकि इसी रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में हमारे पास आ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका आंसर होगा फोर्थ।